गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम मार्क्सवाद का अध्ययन कर रहे हैं और मार्क्सवाद के अंतर्गत हमने मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी पिछली कक्षाओं में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया, अध्ययन किया, जिसमें ये समझा कि जो द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद दो शब्द हैं, द्वंद्वात्मक हीगल से, भौतिकवाद फायरबैक से जो ग्रहण किए हैं, इसमें मार्क्स ये मानकर चलते हैं कि जो समाज की प्रगति है वो मतलब यूँ समझें कि एक प्रकार से 3 प्रोसेसर के तहत हुई है: वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स कहते हैं कि बिल्कुल साधारण सी स्थिति जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल स्थिरता है, एक साधारण स्थिति, इसको हम वाद कह सकते हैं। किसी प्रकार का कोई अंतर्कलह, कोई अंतर्विरोध, किसी प्रकार की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं पाई जाती है। लेकिन जो जो समय आगे बढ़ता है, आविष्कार होते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, काफ़ी कुछ बदलाव आते हैं परिस्थितियों में, तो फिर थोड़े से समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। प्रतिवाद में फिर प्रतिवाद मतलब अंतर्विरोध चलता है, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है। और जब दो प्रतिवादों के मध्य इस प्रकार की क्रिया होती है तो उनके संयोग से क्या होता है? संवाद की उत्पत्ति होती है। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था गेहूं का दाना, कि गेहूं का दाना प्रारंभ में एक वाद है, लेकिन उसको फिर भूमि में बो दिया, उसके बाद खाद, बीज, पानी दे दिया, वो गल कर और नष्ट होकर एक अंकुरित हो जाता है और पौधा बनता है। ये पौधा बनना क्या है? एक प्रकार से प्रतिवाद। फिर तीसरी कड़ी के रूप में देखें तो बाली का आना, फिर उसका पकना, गेहूं के दाने का बनना, गेहूं के पौधे का सूखकर नष्ट होना, ये क्या कहलाता है? संवाद। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि हमारी जो आर्थिक जीवन की जो विभिन्न अवस्था हैं वो सब इस प्रकार से ही आगे बढ़ती हैं, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से इसको हम समझ सकते हैं। इन्होंने पूंजीवाद से स्पष्ट किया है कि पूंजीवाद की जो अवस्था है वो वाद की अवस्था है, लेकिन इसमें असंगति रहती है कि समाज में एक शक्तिशाली वर्ग और वह सर्वहारा वर्ग, मतलब यूँ समझिए कि साधन संपन्न अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग को मार्क्स बुर्जुआ कहता है, गरीबों को सर्वहारा कहता है। ये दो भागों में बढ़ जाता है। अब दोनों के जो हित हैं वो विपरीत हैं, एक दूसरे के प्रतिकूल है, और इस असंगति और दोष के कारण दोनों में क्या होता है? संघर्ष होता है। और उस संघर्ष में जीत किसकी होती है? सर्वहारा, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है और जो बुर्जुआ अर्थात अमीर लोग हैं वो संख्या में कम है। तो फिर क्या होता है कि जो अमीर लोग, बुर्जुआ लोग हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और फिर सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाता है। फिर इन दोनों अवस्था के बाद में जो संवाद की अवस्था आती है उसमें हम साम्यवाद की अवस्था कह सकते हैं, अर्थात वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से मार्क्स ने अपनी इस पद्धति को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया से बताया है। और जो इस प्रकार से जो हीगल से जो द्वंद्वात्मक शब्द लिया था, और हीगल ने जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के तौर पे जो विश्वात्मा की जो अपनी जो थ्योरी है उसको प्रेजेंट किया था, उसको खारिज करते हैं। और ये पूरी तरह से भौतिकवाद, जड़ जगत, लौकिक जगत से ये अपना सब कुछ तारतम्य स्थापित करते हैं मार्क्स। आज हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, सोवियत संघ के पूर्व शासक, नेतृत्वकर्ता स्टालिन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, फिलोसॉफी ऑफ मार्क्सिज्म। इस पुस्तक में उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का बहुत ही विस्तारपूर्वक विवेचना की थी। ठीक है, तो मार्क्स की विचारधारा का अध्ययन करते हैं, फिर स्टालिन की जो व्याख्या की है उसके आधार पर हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ विशेषताएं जो आपको स्पष्ट करते हैं। पहला ये है, द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, वरन समग्र इकाई है। मतलब
द्वंद्ववाद ये मानता है कि जो विश्व है वो स्वतंत्र या असंबद्ध एक दूसरे से जिनका संबंध नहीं, ऐसे वस्तुओं का ढेर या कुछ संग्रह नहीं है, बल्कि क्या है, एक होल यूनिट है, एक समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं संबद्ध और परस्पर निर्भर है, आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए हमारे द्वारा किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। इसलिए कोई अलग नहीं है, हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है, परस्पर संबद्ध है, निर्भर है। इसलिए कोई भी किसी भी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ किसी प्रकार के संबंधों के संदर्भ में हम स्पष्ट करते हैं, समझ सकते हैं। ये इस मतलब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पहली विशेषता है। दूसरा हम देखें कि द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, वाद, प्रतिवाद, संवाद, उसी प्रकार से गेहूं का अपने एग्जाम्पल दिया। फिर आप ही देखिए कि दास अवस्था, फिर सम, ये अपने जो सामंत अवस्था, फिर उसके बाद पूंजीवादी, फिर सर्वहारा का अधिनायक तंत्र, फिर साम्यवाद, जो इस प्रकार से हर समय बदलता रहता है, बदला होता है। प्रकृति है वो जड़ नहीं है, स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, अस्थिर है, गतिशील है, निरंतर परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ समाज में हर एक में हर चीज़ प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं, और ये कहते हैं कि प्रकृति के अंदर सदैव कुछ ऐसी नई चीज़ें उत्पन्न और विकसित होती हैं और पुरानी चीज़ें नष्ट होती रहती हैं। पुरानी जो भी चीज़ें हैं वो बदलती रहेगी, नष्ट होती रहेगी, उसकी जगह नवीन चीज़ें अपने आप आएगी। तो ये कहते हैं ये प्रकृति का नियम है, इसलिए प्रकृति कोई स्थिर नहीं है, इसको आप बिल्कुल जड़ नहीं मान सकते, वो गतिशील है, निरंतर आगे बढ़ने वाली है। अतः हमारे विश्व और उसकी प्रकृति को समझने के लिए गतिशीलता को दृष्टि में रखना होगा। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति का जो स्वरूप है, उसी प्रकार से हमारे विश्व तथा उसकी विश्व की प्रकृति को समझने के लिए गतिशीलता को ध्यान में रखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर तीसरी विशेषता ये बताते हैं कि द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया वो सरल नहीं है, वे केवल अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, वरन गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने पुराने गुण को छोड़कर नवीन गुण है उसको धारण करती है। मतलब आप देखिए, द्वंद्ववाद ये कहता है कि जो वस्तुएं हैं उनमें विकास और जो परिवर्तन होता है, ये कुछ साधारण प्रक्रिया नहीं है, ये सिंपल कुछ भी नहीं है। ये केवल अपने दिशा में आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि काफ़ी कुछ उसके गुण में, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन करती है, कि जो पहले था ऐसा जरूरी नहीं कि आगे भी होगा, उसमें भी काफ़ी कुछ परिवर्तन आते हैं, अर्थात गुणात्मक परिमाण उसमें परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि इनका जो भी पुराना गुण है उसको त्याग करके नवीन गुणों को धारण करती है। अगली विशेषता है कि वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ और अचानक से होते हैं, कि जो भी किसी भी वस्तु में जो भी बदलाव आता है वो कोई धीरे धीरे मतलब क्षण परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि अचानक से और शीघ्रता के साथ गुण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं? इसका उत्तर मार्क्स हेगल की विचारधारा के आधार पर ही देते हैं। अब प्रश्न ये है कि वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, आखिर क्या ऐसा है उसमें कि उसमें गुणात्मक ही परिवर्तन संभव है? तो इस पर मार्क्स कहते हैं कि वस्तुओं में शाश्वत अंतर्विरुद्ध पाया जाता है, और वस्तुओं में निहित इन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष के फलस्वरूप वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होता है। एक प्रकार से अंतर्विरोध उनमें पाया जाता है, और हर प्रक्रिया है वो दूसरी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उसमें अंतर्विरोध या अंतरकलह जैसी चीज़ होती है, जो क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अपने जो पुराने गुणों को त्याग करके नवीन गुणों को धारण करती है। और इन जो इस वस्तुओं में जो अंतर्निहित जो परस्पर विरोधी तत्व हैं और विरोधी तत्वों में जो संघर्ष होता है, उसी के फलस्वरूप ही नया गुणात्मक परिवर्तन या वस्तु में किसी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। आई बात समझ में? लास्ट है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है। आई बात समझ में? ये सब कुछ क्योंकि मार्क्स कहता है ना कि इतिहास क्या है, इतिहास कोई महान व्यक्तियों के महान कार्यों की देन नहीं है, ये तो केवल अपन को यूँ इस प्रकार से गुमराह किया है, मार्क्स के अनुसार मैं कह रहा हूँ। आखिर जो भी इतिहास है, इतिहास में जो अध्ययन करते हैं वो सब आर्थिक तत्वों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वो प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है। जो भी है, जो भी परिवर्तन होते हैं चाहे किसी भी प्रकार के, उनका जो बेस है वो क्या है, इकोनॉमिक एलिमेंट्स, आर्थिक तत्व, और पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में वो स्वीकार करता है। आई बात समझ में? तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता है जो हमने स्पष्ट की। अब इसके कुछ नियम हैं, जैसे विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। मतलब इसमें ये होता है कि जो भी एक दूसरे के पदार्थ है वो वस्तु विपरीत होते हुए भी उसमें किसी प्रकार की एकता भी विद्यमान रहती है, लेकिन साथ साथ संघर्ष भी विद्यमान रहता है। इसलिए उसमें दोनों प्रतिकूल और अनुकूल दोनों प्रकार के उसमें गुण दिखाई देते हैं।
दूसरा है परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन, मतलब गुणात्मक परिवर्तन। मतलब जैसे मैं यूँ कहें कि मात्रा में भारी परिवर्तन से गुण में भी परिवर्तन होता है। आई बात समझ में? तो दोनों प्रकार के परिवर्तन को ये स्थापित करता है। साथ ही जैसे गर्म जल होकर भाप में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार से जो एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। तीसरा है निषेध का निषेध नियम। मतलब इस प्रक्रिया में जब कोई तत्व अपने विरोधी तत्व से टकराकर अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं आता है अपितु उच्च अवस्था में जाता है, अतः वाद प्रतिवाद के संघर्ष के फलस्वरूप बना संवाद नहीं है अपितु उच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कोई भी तत्व है वो जब अपनी विरोधी तत्वों से टकराता है, उसमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, अंतर्विरोध पाया जाता है, तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था नहीं आता है बल्कि अपनी उच्चतम आगे की अवस्था है उसको ग्रहण करता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से द्वंद्वात्मक विकास के जो अपने 3 नियम बताए हैं। अंत में है अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने, विचारकों ने, आलोचकों ने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना भी की है। पहली आलोचना ये है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो अत्यंत अस्पष्ट है। किस प्रकार से अस्पष्ट है? देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपने आप में नितांत अस्पष्ट और थोथी दार्शनिक मान्यता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा आलोचक कहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने इसका पूर्ण और आवश्यक विवेचन नहीं किया। जिस प्रकार से इसको स्पष्ट करना था, उसको व्यापक प्रभाव तौर पर इसको स्पष्ट करना था, ऐसा मार्क्स ने नहीं किया है। इस संबंध में वेपर का एक कथन है कि द्वंद्वात्मक की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। यदि मार्क्स और एंजल के समस्त लेखन का ये आधार है, लेकिन इसे कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया। मतलब एक प्रकार से सिद्धांत थ्योरी दे दी, लेकिन इसको जिस प्रकार से हर एक वस्तु में, हर एक तत्व में, हर एक क्रिया प्रतिक्रिया में यहाँ पर देखते हैं, इसको लागू किया जा सकता है या इस प्रकार के जो परिणाम है वो मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, इसके संबंध में यहाँ पर वो बिल्कुल मौन है। पूरी तरह से उसको स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या कि ये प्रतिक्रिया या ये जो उन्होंने द्वंद्ववाद को स्पष्ट किया है, क्या ये प्रत्येक स्थिति में यथा योग्य है या उसी प्रकार से गुणात्मक परिवर्तन लाता है या नहीं लाता है, इस पर काफ़ी कुछ मतलब दार्शनिकों ने अपनी आलोचना प्रस्तुत की है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये है जो एक प्रकार से दार्शनिक मान्यता है, एक फिलोसॉफिकल यूँ इसको मान्यता के रूप में स्वीकार किया गया है, जो बिल्कुल थोथी है, अस्पष्ट है। सेकेंड बात बताई है कि ये असंगतिपूर्ण धारणा है। कौन सी? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये असंगतिपूर्ण क्यों? देखो, क्योंकि मार्क्स की जो द्वंद्ववादी धारणा वो असंगतिपूर्ण है। कारण, एक स्थान पर मार्क्स क्या कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। असंगतिपूर्ण इसलिए क्योंकि एक ही बात पर मार्क्स टिकते नहीं हैं। कभी मार्क्स कुछ कहते हैं, कभी मार्क्स कुछ अलग कहते हैं। तो जब आप एक ही पर्टिकुलर थ्योरी पर 2 प्रकार की अलग अलग राय रखते हो, तो किसको मानें, किसको स्वीकार करें और किसको स्वीकार नहीं करें, ये प्रश्न हमारे सामने पैदा होता है। तो अब देखो क्या कहते हैं मार्क्स इस स्थान पर कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। ये मार्क्स कहते हैं कि स्थान पर इसके अतिरिक्त मजदूरों को जागृत करने के लिए उसके द्वारा जिस प्रकार से उद्बोधन किया है, उससे भी यही स्पष्ट होता है कि उसे मानवीय चेतना और क्षमता में विश्वास है। लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसके वाद प्रतिवाद संवाद की पद्धति के आधार पर मानव इतिहास की भविष्यकालीन विकास को निर्धारित किया गया है। असंगति यह है कि यदि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है, तो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कैसे किया जा सकता है? ऐसे किसी यंत्र का आविष्कार तो अभी तक हो नहीं पाया है जो भविष्य में मानव मस्तिष्क की समस्त गति को निर्धारित कर सके। तो ये दोनों बात बिल्कुल उलट हुई ना हुई, बिल्कुल। अब क्या कहते हैं, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ एक बार पुनः कि एक तरफ तो कहते हैं कि व्यक्ति है वो अपना इतिहास स्वयं बनाता है, अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है। इसके आप देखेंगे कि वो मजदूरों को जागृत, वो क्या कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए सिर्फ बेड़ियाँ हैं, पाने के लिए संसार है, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करता है और जिस प्रकार से उद्बोधन करता है, तो उससे तो ये स्पष्ट होता है कि वो मानवीय चेतना और क्षमता में पूरा विश्वास रखता है। आई बात समझ में? फिर दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए कहता है कि वाद प्रतिवाद और संवाद की जो पद्धति अपनाई है, तो उसमें वो मानव इतिहास के जो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित किया गया है कि जो किस प्रकार से विकास होता है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, क्या क्या जो होता है, उसके संबंध में वो पूरी तरह से उसको द्वंद्वात्मक पे आधार पर डिपेंड कर लेता है। तो दोनों बातें अलग अलग हो गई। अब बात यह है कि यदि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है, तो उसको फिर भविष्यकालीन विकास के साथ को कैसे निर्धारित किया जा सकता है? आई बात समझ में? तो इस प्रकार से अपने ही इस थ्योरी में, अपने इस सिद्धांत में 2 प्रकार की बातें करके असंगतिपूर्ण माहौल में ढाल देता है।
तीसरी आलोचना ये है कि ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है, पूरी तरह से भौतिकवादी है। किस प्रकार से, देखो मार्क्स की विचारधारा अत्यधिक और अनावश्यक रूप से भौतिकवादी है। मार्क्स का ये विचार है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। हमारी जो मानवीय चेतना है वो किसी प्रकार के आध्यात्मिक सत्ता के अधीन नहीं है, बल्कि किसके, भौतिक तत्व। और भौतिक तत्व बोलो या लौकिक तत्व बोलो, दोनों एक ही बात है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब क्या कहते हैं कि जो भी जड़ जगत हमारी आंखों के सामने जो दिख रहा है, हम जो महसूस कर रहे हैं, हम किसी भी पारलौकिक दुनिया में विश्वास नहीं करते, जो है वो यही है। तो ये क्या क्या कहते हैं कि हमारी जो मानवीय चेतना है, जो चेतना शक्ति है, वो भौतिक तत्वों के अधीन है। और मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि की आधारशिला और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। मतलब हमारा जो मनुष्य जीवन है वो क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक संतुष्टि मिले, और भौतिक संतुष्टि मिलते ही हमें मानसिक संतुष्टि, और मानसिक संतुष्टि की जो आधारशिला और मानव जीवन का जो है वो यही लक्ष्य है, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। किंतु मार्क्स द्वारा किया गया मानवीय प्रकृति का मूल्यांकन वो अत्यंत संकुचित और त्रुटिपूर्ण है, बहुत ही सीमित है। केवल भौतिकवादी दर्शन के आधार पर एक आदर्शवादी दर्शन की सृष्टि नहीं की जा सकती है। आप केवल जो है वो ही है, उसको मानकर आप सब कुछ नहीं कर सकते। वस्तुतः मनुष्य में जो कुछ चेतना है उसी का महत्व उनके क्रियाकलापों में भी अधिक दृष्टिगोचर होता है। संसार में सर्वत्र चेतना शक्ति द्वारा जड़ शक्ति का संचालन के उदाहरण देखे जाते हैं। वस्तुतः जड़ पदार्थ में स्वयं कोई गति उत्पन्न नहीं होती है। ये विवेकपूर्वक देखा जाए तो मार्क्स जिस सर्वहारा वर्ग की क्रांति का प्रतिपादन करता है, उसका प्रेरक तत्व भी श्रमिक वर्ग में उत्पन्न वह मानवीय चेतना ही होती है जो उनमें पूंजीपतियों के विरुद्ध उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से भौतिकवादी दर्शन पर डिपेंडेंट होकर अपनी बात रखने का काम करते हैं, जो कि उसको सदा सत्य रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। अगली है द्वंद्वात्मक पद्धति है वो दोषपूर्ण है। किस प्रकार से, देखिए मार्क्स द्वारा अपनाई गई द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण भी है। इतिहास एक अविरल धारा है, इतिहास कभी रुकता नहीं है, हमेशा से हर दिन समय अपने आप को बनाता है, आगे बढ़ाता है, जिसमें न तो कोई अंतिम अवस्था आती है, न कोई प्रारंभिक अवस्था है, और न कोई क्रांति द्वारा हुए किसी प्रकार की भिन्न भिन्न परिवर्तन की अवस्था। अब मार्क्स ने जो विभिन्न सामाजिक अवस्था बताई है वो पहले कहते हैं कि आदिम साम्यवाद है, फिर उसके बाद में दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवादी अवस्था, सर्वहारा का दिनायकवादी, और फिर साम्यवादी व्यवस्था। तो इस प्रकार की जो विभिन्न सामाजिक अवस्था बताई हैं वे किसी एक निर्दिष्ट समय पर अचानक नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि जैसे मार्क्स ने बताया उसी अकॉर्डिंग वो सब आई है। एक अवस्था दूसरी अवस्था में सैकड़ों वर्षों के बाद परिवर्तित हुई है। इसलिए मार्क्स की वाद प्रतिवाद संवाद की जो दशा है वो केवल मात्र एक प्रकार से कल्पना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अगली जो आलोचना है वो द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक। किस प्रकार से, आप देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक है क्योंकि इसमें इस बात को मानकर चलते हैं कि मनुष्य बाहरी शक्तियों का अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास है। मैंने आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये जो द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक है, क्यों? क्योंकि इसमें हम इस बात को मानकर चलते हैं कि मनुष्य बाहरी शक्तियों अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास है, और उसमें इतिहास के क्रम को बदलने की कोई शक्ति नहीं है। और यदि हम मार्क्स के विचार को स्वीकार कर लें तो मानवीय दर्शन और विचार में आदर्श और नए समाज की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। वास्तव में मार्क्स ने हमें एक प्रकार के भाग्यवाद से निकलकर दूसरी प्रकार के भाग्यवाद का रास्ता बताने का कार्य किया है, जो कि दोषपूर्ण है। और अंतिम आलोचना के तौर पर कह सकते हैं कि मानवीय इतिहास उत्थान का कोई लेखा ही नहीं है। द्वंद्वात्मक पद्धति इस दृष्टि से भी दोषपूर्ण कह सकते हैं। इसके अंतर्गत ये मान लिया जाता है कि इतिहास का क्रम सदैव उन्नति की ओर रहा है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। मानवीय इतिहास मात्र उत्थान का नहीं, वरन उत्थान और पतन दोनों इतिहास में हमें दिखाई देता है। और आज तक के इतिहास का जब हम विश्व इतिहास का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कभी उत्थान तो कभी पतन। तो आप जिस प्रकार से मार्क्स कहते हैं कि नहीं, हमेशा जो भी अवस्था आती है वो उन्नत अवस्था आती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतिहास में देखा है कि उत्थान के साथ पतन भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के जब इतिहास में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं तो द्वंद्वात्मक पद्धति के तौर पर मानकर चलना एक प्रकार से
ये मतलब ये भी त्रुटिपूर्ण दिखाई देता है। तो ये था अपना मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, जिसके बारे में हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और उसमें हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता, उसके नियम तथा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो आलोचना है वो अलग अलग विचारकों ने जो स्पष्ट किए उसके संबंध में हमने देखा।